नमस्कार। बुधवार का दिन और धूप छाँव दिखाता हुआ मौसम। उम्मीद है कि आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे। आज जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आज मैं बात करूँगा सिर्फ फाइनेंस सेक्टर की। फाइनेंस सेक्टर में सुविधा के लिए मैंने 4 क्लासेस को, 4 कैटेगरीज़ को शामिल किया है। पहला है बैंकिंग, जिसमें सारे बैंक्स कवर करूँगा मैं क्या लेना चाहूँगा। दूसरा है NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। तीसरा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ और चौथा है इंश्योरेंस कंपनीज़। तो सबसे पहले मैं बैंकिंग की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ इमेजिनेशन करते हुए आगे बढ़ूँगा। मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि मैं किसी को कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाऊँगा, स्पेशली फाइनेंस सेक्टर में किन किन स्टॉक्स को मैं चुनूँगा अगले 5 साल के लिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं एक बिगिनर हूँ, प्रारंभिक निवेशक हूँ, इनिशियल इन्वेस्टर हूँ और मेरे पास 50,000 रुपये हैं जिनसे मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। तो शुरुआत के लिए मैं अपनी सुविधा के लिए ये मान के चलूँगा कि मुझे मात्र 20% इस सेक्टर में निवेश करना है। यानी कि अगर 50,000 है तो उसका 20% हो गया 10,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास केवल 10,000 रुपये हैं जो कि मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा फाइनेंशियल सेक्टर में। तो मैं कहाँ करूँगा? तो शुरू के 10,000 मैं निवेशित करूँगा केवल एक ही कंपनी में, वो है NBFC, वो है जियो फाइनेंस। तो शुरुआती निवेश में, शुरुआती इन्वेस्टमेंट में उन 10,000 रुपये से जो मेरे फाइनेंस सेक्टर के हिस्से में आए हैं, मैं केवल 30 जियो फाइनेंस खरीदूँगा, क्योंकि मेरी नज़र में जियो फाइनेंस आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छी कंपनी है और आने वाले 5 साल में ये बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाली है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास है। ये वो रिटर्न देगी जो बड़ी बड़ी बैंकिंग कंपनियां या फाइनेंस कंपनियां आगे देने में शायद थोड़ा बहुत हेजिटेट करेंगी। अगर मेरा ये पोर्टफोलियो डबल करने का मुझे मौका मिले, यानी कि मेरे पास 1 लाख रुपए हो जाएं, तो मैं क्या करूँगा? तो 1 लाख रुपए का मतलब हुआ कि 1 लाख रुपए में से मेरे पास 20,000 रुपये आए, 20% अगर मैं लगाता हूँ फाइनेंस सेक्टर में, तो मैं क्या करूँगा? तो 20% लगाने के लिए अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो मैं क्या करूँगा? केनरा बैंक के 50 शेयर और जियो फाइनेंस के 40 शेयर खरीदूँगा। केनरा बैंक के 50 का मतलब 6,000 रुपये हुआ और उसका मतलब वो 14,000 रुपये हुआ लगभग आज के भाव से। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी, जब मार्केट गिरेगी, कम से कम भाव मुझे लगेगा कि ये कम भाव है और इस पर शुरुआत की जा सकती है, वहाँ पे मैं ख़रीदूँगा। यानी कि अगर मेरा पोर्टफोलियो टोटल 1 लाख का है, तो उसमें मेरे पास 50 केनरा बैंक और 40 जियो फाइनेंस होंगे। चलिए, मेरी RD मान लीजिए चल रही है लगातार और उसमें से कुछ और इकट्ठा हो गया है पैसा और मेरा पोर्टफोलियो डबल हो गया है। यानी कि मेरे पास अब 2 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो यानी 1 लाख मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया है। तो उस 1 लाख एक्स्ट्रा आने पे, यानी कि मेरे पास 20,000 रुपये मुझे मिले, तो उन 20,000 एक्स्ट्रा से मैं कुछ नहीं करूँगा, इन सभी को मैं डबल करूँगा और क्वांटिटी डबल करूँगा। यानी कि इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा पोर्टफोलियो अब 2 लाख का हो जाता है, तो मेरे पास हो गए 40,000, यानी कि 20%। तब मेरे पास क्या होगा कि मैं 50 केनरा बैंक और लूँगा, 15 जियो बढ़ाऊँगा और 10 लूँगा HDFC। तो इसका मतलब मैंने एक बड़ा बैंक, प्राइवेट बैंक यहाँ पे शामिल करूँगा मैं। अगर मेरा पोर्टफोलियो 4 लाख का हो जाता है, तो टोटल हुआ 80,000। यहाँ पर 80,000 पर मैं डबल करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, नंबर ऑफ
शेयर्स बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स नहीं बढ़ाऊंगा। अगर मेरे पास मान लीजिए पोर्टफोलियो मेरा ये 8 लाख का हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा? यानी कि अगर मेरे पास पोर्टफोलियो 8 लाख का हो जाता है, तो फाइनेंस सेक्टर में लगाने के लिए मेरे पास होंगे 1,60,000। तो उसमें मैं क्या सुनिश्चित करूंगा, क्या मैं इंश्योर करूंगा कि मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? उस वक्त मैं ये निश्चित करूंगा कि मेरे पास 25 HDFC होने चाहिए, जिनकी कीमत 40,000 होगी। मेरे पास जियो होने चाहिए, जो मैं आज के रेट पे 35,000 मान रहा हूँ। मेरे पास केनरा बैंक होने चाहिए, जो 12,000 मान रहा हूँ, जबकि मेरी कोशिश ये होगी कि जितना नीचे हो सके इससे नीचे लूँ मार्केट गिरने पर। इसके बाद ICICI बैंक में जोड़ूंगा, जो मैं 25 शेयर जोड़ूंगा और उसको मान रहा हूँ मैं 26,000 रुपये में। 26,000 रुपये में मेरे 25 ICICI बैंक जुड़ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद मैं 2 छोटे छोटे बैंक जोड़ूंगा, जिसमें 200 महाराष्ट्र बैंक होंगे और 200 होंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जो दोनों 12-12 हज़ार में मान के चल रहा हूँ। टोटल हो गया 1,35,000, 36,000, 37,000, निर्भर करता है किस दाम पे मुझे ये शेयर्स मिलते हैं। तो यानी कि अभी इसके पास मेरे पास लगभग बचे हैं 25-26 हज़ार। इन 25-26 हज़ार में मैं तीसरी कैटेगरी की तरफ जाऊंगा, और वो है हाउसिंग फाइनेंस। तो हाउसिंग फाइनेंस में मैं शुरुआत करूंगा एक ऐसे शेयर की जो अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है और जिसका मैं जिक्र लगभग हर वीडियो में करता हूं। बहुत शुरुआती कंपनी है, लेकिन उसका कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है। पुराने शायद 12 या 16 वर्षों से वो काम कर रही है और अच्छा उसका रिज़ल्ट आ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर, और वो है आधार फाइनेंस। तो जो मैंने ख़रीदे भी हैं और ज़्यादा ख़रीदने की मैं इच्छा रखता हूँ। तो ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे 1,60,000 में मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शेयर होंगे। यानी कि बैंक हो गया और एक हाउसिंग फाइनेंस हो गया। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए शेयर मेरा यहाँ से भी पैसा डबल हो जाता है और मुझे पोर्टफोलियो को बढ़ाना है, तो मैं कौन कौन से शेयर शामिल कर सकता हूँ। तो मेरी नज़र में मैं ये देखूँगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों में से उस वक्त मुझे बेस्ट पॉसिबल दाम पर कौन सा मिल रहा है। ये सारे के सारे तीनों के तीनों बहुत बढ़िया शेयर हैं। मुझे जम्मू एंड कश्मीर बैंक बहुत पसंद है। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे NBFCs की तरफ झांकूंगा। अगर बहुत कोई बड़ा क्रैश में मुझे बजाज फाइनेंस मिल जाता है तो मैं उसको देखूंगा, नहीं तो मैं प्रेफर करूंगा चोलामंडलम फाइनेंस या श्रीराम फाइनेंस में से जो भी मुझे आज अच्छे भाव पर मिलता है। दोनों बहुत अच्छे स्टॉक हैं और मैं बजाज फाइनेंस की अपेक्षा इन दोनों को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस बहुत महंगा शेयर है और आगे लगता है कि कंपटीशन इतना टफ आ गया है कि उसकी ग्रोथ का रेट शायद कुछ घटेगा। और वैसे भी अगर मुझे ऑप्शन मिले कि मैं बजाज फाइनेंस का एक शेयर ख़रीदना हो 7,000 में, तो मैं तो बेहतरी यही है कि मैं जाऊंगा 22 या 23 जियो ख़रीदने के लिए, या 1200 के रेट पे चोलामंडलम ख़रीदने के लिए, या 2100 के रेट पे श्रीराम फाइनेंस ख़रीदने के लिए। तो वो प्रेफर करूंगा मैं। इसके बाद अगर मुझे और बढ़ाने हैं शेयर, हालांकि मेरी कोशिश ये है कि मैं 10 या 12 से ज़्यादा किसी भी हालत में इस फाइनेंस सेक्टर में ना बढ़ाऊं, लेकिन अगर मुझे इंश्योरेंस में जाना पड़े तो मैं सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा ICICI जनरल इंश्योरेंस, जो कि लगभग 1600 के करीब है। इस वक्त महंगा है, अभी ख़रीदने का समय नहीं है, मैं इंतज़ार करूंगा। इंश्योरेंस में सेकंड प्रायोरिटी मेरी होगी SBI लाइफ और थर्ड प्रायोरिटी मेरी होगी HDFC लाइफ। मैं ये निर्भर करता है कि कौन सा शेयर मुझे किस भाव पे मिलता है और मेरे पास कितना पैसा है। लेकिन मैं जोर दूंगा कि नंबर ऑफ़ स्टॉक्स नहीं बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ाऊंगा, ताकि हर कैटेगरी में मेरे पास कम से कम 100 शेयर तो बड़े वाले हों, जैसे HDFC, ICICI बैंक। और अगर छोटे शेयर्स हैं वो कम से कम 200, 300, 400 या 500, जितना ज़्यादा मैं कर सके धीरे धीरे करूँगा, क्योंकि मेरा 5 साल का गोल है। अगर फिर भी कोई मुझसे पूछे कि और ऐसे कौन से शेयर हैं जो तुम्हें अच्छे लगते हैं,
जो तुम खरीदना चाहोगे अगर तुम्हें मौका मिले। तो मेरा हाउसिंग फाइनेंस में एक और शेयर है जो मेरा फेवरेट है, आवास फाइनेंसर्स। उससे थोड़ा सा कम जो मैं पसंद करता हूँ होम फाइनेंस है। अदरवाइज़ कैनफिन होम और पीएनबी हाउसिंग भी बहुत अच्छे शेयर्स हैं जिनको हम रख सकते हैं आगे के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मैं 5 साल का गोल बना रहा हूँ और 10-20 रुपए के ऊपर नीचे होने से आप विचलित ना हो, इन्वेस्टेड रहें। और पिछले वीडियो में जैसे मैंने बात की थी कि जैसे कल बहुत बढ़िया मौका मिला, आज भी मौका मिलेगा, तो आपने शायद, मुझे लगता है कि सुबह सुबह तुलसी की पत्तियां तोड़नी शुरू कर दी होंगी चाय बनाने के लिए, और आपने पुदीने की पत्तियां भी तोड़नी शुरू कर दी होंगी चटनी बनाने के लिए, क्योंकि चटनी के साथ लंच का या डिनर का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा पुदीना या और तुलसी की तरफ क्या है। मेरा इशारा सिर्फ वही है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए, पैसा हाथ में लाते रहिए, क्योंकि बुलबुला फटेगा तो उस पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो डिसिप्लिन रहिए, निवेशित रहिए, पैनिक ना करें, थोड़ा सा सावधान रहें और ज़्यादा कुछ इधर उधर की खबरों पे ध्यान ना रहें। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, निवेशित रहिए और वेल्दी बनने की तरफ नया कदम बढ़ाते चलिए। आज इतना ही। अगला सेक्टर में शायद हेल्थ सेक्टर को कवर करूँगा, जिसमें हेल्थ, डायग्नोस्टिक, फार्मा वगैरह होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे जल्दी।